Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis, that is daily current affairs. Today is 15th of January 2025 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. Guys, आज जो 15th of January है, द हिंदू का जो एडिशन होता है वो 15th of January को अवेलेबल नहीं होता ड्यू टू साउथ इंडिया में जो पोंगल का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो उसके नेक्स्ट डे द हिंदू का इश्यू नहीं आता, उसका एडिशन नहीं आता। तो आज हम एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो है करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस डे सेशन के बेसिस पर होंगे और उसके बाद फिर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। CAG की बात हम करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द जैड-मूर टनल। ये जो जैड-मूर टनल है इसका अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसका इनॉग्रेशन किया है, तो उसी के बेसिस पर आपको ये बताना है कि ये इसके बारे में क्या, इसका मेन पर्पस क्या है। टू प्रोवाइड रेल कनेक्टिविटी या टू एंश्योर ईयर राउंड रोड कनेक्टिविटी या टू इम्प्रूव रोड कंडीशंस इन लद्दाख या टू क्रिएट अ शॉर्टकट टू श्रीनगर। नो, एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है बी, बिकॉज ये एक रोड कनेक्टिविटी की टनल है। ये ना तो रेलवे की टनल है और ना ही ये कोई शॉर्टकट प्रोवाइड कराती है श्रीनगर में, और जो है ये लद्दाख से इसका उतना लेना देना नहीं है। हाँ, हालांकि ये श्रीनगर लद्दाख जो हाईवे है उस पर है, लेकिन लद्दाख के लिए ये उस सेंस में नहीं है। एक्चुअली ये रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है जो है कश्मीर में। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज दी जैड-मूर टनल। तो इसकी जो लेंथ है 6.5 किलोमीटर है। तो अभी इसका हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की सबसे बड़ी है या उस तरीके से, नहीं, वो नहीं है इसका। सो करेक्ट आंसर आपको इसका मिल गया। व्हाई इज द जैड-मूर टनल नेसेसरी फॉर द रीजन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसका रीजन है। टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस ऑफ स्नो एवलेंसेस ड्यूरिंग विंटर या टू मेक द रोड मोर सीनिक, सुंदर बनाने के लिए। टू प्रोवाइड अ कनेक्शन टू अ न्यू सिटी, नो। टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम ड्यूरिंग समर। देखो समर में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जम्मू कश्मीर या ऐसे रीजन में जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ठंड पड़ती हो, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा माइनस में चला जाता हो। एक्चुअली इसका मेन पर्पस है टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस ऑफ स्नो एवलेंचेस ड्यूरिंग विंटर। बहुत सारे बर्फीले तूफान आते हैं, एवलेंचेस जिनको हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर और स्पेशली मैं बात करूं कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। तो विंटर्स के टाइम में उसकी कनेक्टिविटी जो है डिस्टर्ब हो जाती है और जो रोड्स हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं। उसके लिए ये टनल बनाई गई है कि ड्यूरिंग विंटर्स भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एस्केप टनल इन द जैड-मूर टनल। इसमें एक टनल बनाई गई है जो जिसका नाम हम कहते हैं एस्केप टनल। ये टनल और है, उसके साथ साथ में पैरेलल में एक टनल बनाई है। मींस जैसे कि ये जैड-मूर टाइप की टनल है, इसके साथ साथ में ये तो मेन टनल हो गई आपकी जैड-मूर, इसके साथ में एक पैरेलल टनल और बनाई गई है। इसका पर्पस होता है इमरजेंसी में वहां से एस्केप करना। मींस ऐसी सिचुएशंस कई बार आ सकती है फ्यूचर में कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए। क्यों? क्योंकि एक चीज और है, ये एक स्ट्रेटेजिक टनल है, स्पेशली ये मिलिट्री पर्पज के लिए बनाई गई है। तो हमको ध्यान में रखना होगा कि ऐसी सिचुएशन अगर फ्यूचर में कोई आती है तो टू अलाउ सेफ इवैक्यूएशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। सो इमरजेंसीज के टाइम में यहाँ से हमको इवैक्यूएशन भी मिल जाएगा, इसीलिए इसको क्रिएट किया गया है। इसके साथ में जो एस्केप टनल है। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जैड-मूर टनल। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। इसके जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इट एंश्योर्स ईयर राउंड कनेक्टिविटी पर्टिकुलरली फॉर मिलिट्री पर्सनल। देखो नॉर्मल जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अगेन
प्रॉब्लम वहां पे तब आती है जब चारों तरफ हमको वहां पे आइस ही आइस दिखाई देती है, सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, कश्मीर जम्मू से कट हो जाता है, लद्दाख कश्मीर के बीच का सारा कनेक्शन खत्म हो जाता है, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, विलेज रीजन है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, उनके बीच में कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, और उस पर्पज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। What other major tunnel is located near the Jadmor tunnel to enhance military capabilities? इसके लिए अलग से एक टनल बनाई जा रही है और वो है जोजिला टनल। ये भी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी और ये प्रोवाइड कराएगी कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करने के लिए उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल वगैरह हो जाता है, तो उन रास्तों को, उन वेज को, उन रोड्स को राउंड द ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए ये जो है बनाई जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। इट वाज एस्टैब्लिश्ड, हम किसी एक पॉइंट की बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 एंड डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व इन 1973 under Project Tiger. It derives its name from a particular river and its name is ये नेशनल पार्क या नेशनल रिजर्व, टाइगर नेशनल रिजर्व। अब हमें यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक में बना है। एक्चुअली यहाँ पे बात हो रही है इंद्रावती रिवर की, यहाँ पर वर्ड आएगा इंद्रावती, यहाँ पर आएगा इंद्रावती, तो ये पार्क की बात हो रही है, इंद्रावती जो नेशनल टाइगर रिजर्व है उसकी बात हो रही है, बिकॉज अभी रिसेंटली न्यूज में रहा और लास्ट डे हमने इसको डिस्कस भी किया था। ये कौन से स्टेट में है, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। स्पेशली अगर आप इसके लिए ट्राई करें तो विदाउट गूगल आप बताइए कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर, और वो है आपका CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी बात करते हैं, आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। स्टैटिक टॉपिक है, न्यूज में है ये। न्यूज का इसका जो कंटेक्स्ट है वो क्या है, दिल्ली की जो NCT की गवर्नमेंट है, जो कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, काफी टाइम से हुआ क्या है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG की रिपोर्ट एक विधानसभा में, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, उसकी असेंबली में उसको प्रेजेंट किया जाना था, लेकिन काफी टाइम से उस रिपोर्ट को अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको रिप्रेजेंट जो है नहीं किया गया। ठीक है, इसको लेकर के बहुत सारा पॉलिटिक्स हो रहा है। भाई जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है या जो करंट गवर्नमेंट है वो ऐसा क्या छुपा रही है जिसकी वजह से वो CAG की रिपोर्ट को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट नहीं कर रहे। एक्चुअली होता क्या है, इसका थोड़ा सा आप लीगल या मैं कहूं आपसे इसका बेसिक बैकग्राउंड आप समझिए। इंडिया की पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट और उसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या किसी भी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट और वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सारे की सारे जो है पॉलिटिकल सेटअप में, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में जो CAG है उसका काम होता है कि कोई भी गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर या यूनियन टेरिटरी लेवल पर जितना पैसा खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उस सब पर CAG ऑडिट करके एक रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के द्वारा, स्टेट लेवल पर गवर्नर के द्वारा, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा वो रिपोर्ट वहां की लेजिस्लेचर में उसको जो है पुट किया जाता है, रखा जाता है, जिससे कि जितने भी MLAs हैं, MPs हैं, गवर्नमेंट के सारे खर्चे कितने हुए, कितना उसका इनकम वगैरह का क्या रहा, क्या कहीं कोई घोटाला तो नहीं हुआ, उन सब की वो MLA MP स्टडी कर सकें। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ऐसा नहीं कि ये कोई मन मर्जी पे चलेगा। तो अब रिसेंट टाइम में CAG की जो रिपोर्ट है काफी टाइम से दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको पुट नहीं किया गया है, उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। इस वजह से केवल दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया इस पर बहुत सारा बवाल मचा हुआ है, पॉलिटिक्स हो रही है। इसीलिए CAG इस समय किस में है,
न्यूज में है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके क्या अदर बेसिक बैकग्राउंड है। देखो सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, मैंने आपको बताया जैसा कि वो गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स का ऑडिट करती है। मींस उसकी एक ऐसे समझो उस पर एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाती है, कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, उसमें कोई घोटाला तो नहीं हुआ, कोई स्कैम तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि कोई चीज 2 रुपए की आ रही थी और उसको 10 रुपए में परचेज किया गया, बीच के 8 रुपए कोई पॉलिटिकल लीडर खा गया। ऐसे सारे के सारे जो जितने भी इश्यूज होते हैं उस पर सीएजी की रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीएजी के बेसिक पॉइंट्स के रिगार्डिंग में कि भाई ये है क्या। देखो, हम सीएजी की बात करें तो इसका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 148 के थ्रू होता है कि भाई एक सीएजी होगा, है ना। उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका अपॉइंटमेंट करते हैं और 6 इयर्स या 65 इयर्स तक के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, जो भी अर्लियर हो, जो भी पहले हो। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस क्या है इसकी? रिमूवल प्रोसेस वैसे ही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। इट मींस ये उतना आसान नहीं है कि सीएजी को कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी गवर्नमेंट इजीली उसकी पोस्ट से हटा दे। मींस सीएजी पर के पद पर या उसके ऑफिस में जितने भी काम करने वाले ऑफिसर्स होंगे, उनको इस बात से कोई डरने की जरूरत नहीं है कि हमको गवर्नमेंट हमारे पोस्ट से हटा देगी या हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। तो ये सीएजी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफिस है, रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और वो भी केवल 2 काम के लिए हटाया जा सकता है, वो है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह के लिए इनको इसकी पोस्ट से नहीं हटा सकते। ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इसके लिए ये ओथ लेते हैं और इसी के लिए काम करते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर के लिए काम नहीं करते, किसी मंत्री के लिए काम नहीं करता सीएजी। इनका टेन्योर पूरी तरह से सिक्योर है कि भैया 6 ईयर से पहले इनको कोई नहीं हटा सकता, ये अपने आप से रिजाइन कर दें तो वो एक अलग बात है। अगर टेन्योर के बाद जब इनका टेन्योर खत्म हो गया 6 इयर्स का या 65 इयर्स का, तो गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में इनका जो है अपॉइंटमेंट फिर नहीं होगा। मींस अब ये किसी भी गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पर एज ए एम्प्लॉई नहीं काम कर सकते। ये जो है फ्यूचर के लिए। सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इनकी जो सैलरी है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट कोई भी किसी भी मैटर में कैसे भी करके इनकी सैलरी को कम नहीं कर सकता। ठीक है, और वो जो इनकी सैलरी है जितना भी खर्चा है उस ऑफिस का, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है। तो उसमें गवर्नमेंट ये नहीं कि पार्लियामेंट में कोई बिल ले आई और आकर के उनकी सैलरी को कम कर दिया कि कोई इनसे रिवेंज लेना चाहे, तो नहीं, वो नहीं हो सकता। नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट सीएजी इन द पार्लियामेंट, नहीं कोई इस मंत्री का कोई चक्कर नहीं है, ये अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी मंत्री से भी इनको डरने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 149 सर्विस कंडीशंस वगैरह की बात करता है पार्लियामेंट में, कैन नॉट बी अल्टर्ड। मींस इनकी जो सर्विस कंडीशन है, जैसे भाई आपको सैलरी मिलेगी सपोज करो 1 लाख, ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या चाहे, इनकी सैलरी कम कर दे, या सर्विस कंडीशन में कुछ ऐसा ले आए कि जो इनके अगेंस्ट में हो। नहीं, एक बार अपॉइंट हो गए आप, इनकी सर्विस कंडीशन में कुछ भी नेगेटिव चीज ऐड नहीं कर सकते जो इनके अगेंस्ट में हो। हाँ, इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो वो सब नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अदर पॉइंट की, और ये पॉइंट है उनकी ड्यूटीज क्या है और उनकी पावर्स क्या है। तो आर्टिकल 149 की ड्यूटीज और पावर्स की बात करता है। क्या करेगा ये? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ऑडिट करेगा, है ना, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का ऑडिट करेगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का ऑडिट करेगा, चाहे वो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो या स्टेट्स हो। मींस गवर्नमेंट का जो भी कंसोलिडेटेड फंड होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और इट मे बी ऑफ द स्टेट्स, उन सब की ऑडिट कौन करेगा? सीएजी करेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बॉडीज हो, कॉरपोरेशंस हो, ऑडिट जो है अथॉरिटीज हो ऐसी जिनको पैसा पब्लिक का पैसा जाता हो। पब्लिक का पैसा क्या? गवर्नमेंट का पैसा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से जाता है?
पब्लिक से ज्यादा है। तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन जिसका पैसा लोगों की जेब से जा रहा है, उस सब का ऑडिट कौन करता है? उसका ऑडिट करता है आपका CAG, है ना। आर्टिकल 115 का कहता है कि एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द फॉर्मेट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट अकाउंट्स। यूनियन गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स बनते हैं कि कैसी बुक होगी, कितनी उसमें टेबल बनेगी, है ना, ऐसे करके कोई टेबल बनेगी, या उसमें पहले क्या लिखा जाएगा, कहाँ डेबिट लिखा जाएगा, कहाँ पे क्रेडिट लिखा जाएगा, कैसे उसका कंपाइलेशन होगा, ये सब कौन बताता है? ये बताता है CAG कि भैया गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होंगे आप उनको इस XYZ फॉर्मेट में मेंटेन करिए, जिससे कि इनको ऑडिट करना आसान हो, इनमें मिस्टेक जो कैच करना आसान हो, इसमें घोटाले पकड़ना आसान हो। इसलिए इसका जो भी मेथड है, जो वे है, वो यही बताता है। और दूसरा आर्टिकल 279 सर्टिफाइज नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस ड्यूटीज, कितना टैक्स आया क्या, उस सब पर भी काम करता है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आर्टिकल 155 क्या कहता है? ये 3 तरह की रिपोर्ट जो है पेश करता है, उसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स की रिपोर्ट होती है उस डिटेल में। फिर क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑडिट ऑन द ऑपरेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मीन्स जो प्रेसिडेंट के पास जो रिपोर्ट आती है वो उसको रखवाते हैं पार्लियामेंट में। तो ये जो सेंट्रल लेवल की चीज, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उसको तो कौन रखवाएंगे? प्रेसिडेंट। और स्टेट लेवल के जितने भी रिपोर्ट वगैरह होंगी, वहाँ के अकाउंट की वहाँ के लेजिस्लेचर में जो होगा वो गवर्नर के थ्रू काम होगा। ठीक है, तो ये वाला काम उनका होता है, ये उनकी पावर्स और ड्यूटीज होती हैं। क्या रोल प्ले करता है ये CAG? एक्ट्स एज पार्लियामेंट्स एजेंट। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, वो असल में गवर्नमेंट की पावर को रन कराते हैं। अच्छा, अब गवर्नमेंट में अगर कोई घोटाला कर रहा है, कोई मंत्री है, कोई मंत्रालय है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई IPS ऑफिसर है, या किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत उलटफेर हो रहे हैं चीजों में, ठीक है, करप्शन हो रहा है, तो उसके लिए कौन काम करता है? CAG काम करता है। ऐसे समझो कि ये पार्लियामेंट का एक एजेंट है जो सबके अकाउंट पर नजर रखता है कि आर्मी में कोई कर्नल है, जनरल है, ब्रिगेडियर है, वहां से कैसे पैसा इधर से उधर घूम रहा है, उन सब पर इसकी नजर रहती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है पार्लियामेंट के अंदर, फंक्शंस एज इट्स एडवाइजर। ठीक है, तो उसके साथ में भी ये मिल करके काम करता है PAC के साथ में। एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एडहेरेंस टू फाइनेंशियल लॉज, ये सारी की सारी चीजें इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये नहीं कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अंदर ही अंदर सारे काम हो जाए और पैसा खा जाए वहां के अधिकारी, नहीं, उन सब पर इसकी नजर रहती है। ब्रिटिश के साथ में जब इसका कई बार हम कंपैरिजन करते हैं, तो ब्रिटिश से ही हालांकि सिस्टम को हमने लिया था, लेकिन वहां पर अकाउंट का मेंटेनेंस और उसकी जो जो उसका कीपिंग होती है, अकाउंट कीपिंग, वो वहां का CAG करता है, लेकिन इंडिया का नहीं करता। इंडिया का CAG केवल और केवल ऑडिट का काम करता है, उसकी कीपिंग का काम नहीं करता। तो ये ध्यान रखना है हमको इंडिया के सेंस में। नेक्स्ट चलते हैं हम कि अभी इसमें करंट में कौन है। तो करंट में लास्ट ईयर अपॉइंट हुए हैं के संजय मूर्ति, और ये इंडिया के CAG हैं। कई बार ये नेम्स होते हैं एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप से पूछ लिए जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। एटलीस्ट यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट दीज बेसिक फैक्ट्स। कई बार जो CAG है उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क भी लगते हैं, उसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है। क्या है क्रिटिसिज्म? वो डिलेज इन ऑडिट रिपोर्ट्स। भैया कि इनकी जो रिपोर्ट आती है वो कोई ऐसा फिक्स टाइम पर इनको पब्लिश करने का, उनको अपडेट करने का, या उनको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में पुट करने का कोई फिक्स टाइम नहीं बना रखा है, तो मनमर्जी से बहुत लंबा टाइम इसमें चला जाता है। फोकस ऑन पोस्ट फैक्टो ऑडिट्स, ये कहता है जब घोटाला हो जाता है तभी एक्शन लेते हो। भाई कुछ ऐसा सिस्टम भी तो होना चाहिए कि घोटाले को रोक सके। आप तो इस बात मतलब कुछ काम हो गया, पैसा खर्च हो गया, मान लो कोई ब्रिज बनना था, ब्रिज की एक्चुअल कॉस्ट आ रही थी सपोज करो 100 CR, है ना, 100 CR आ रही थी। बीच में नेता वगैरह मिलकर के घुस गए उसमें, उसके प्रोजेक्ट में, और उस कॉस्ट को कर दिया 200 करोड़। बीच के 100 करोड़ वो खा गए एज ए कमीशन वगैरह और कुछ भी।
तो पैसा तो गवर्नमेंट का अब चला गया ना कहीं, अब तुम जांच, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करते रहो, वो पैसा वापस कैसे लाओगे? बिकॉज इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में हम बात करें तो भैया लंबे लंबे समय तक केसेस चलते रहते हैं। हो सकता है 20 ईयर्स तक केस चलता रहे। वो आदमी जो घोटाला जिसने किया था, वो हो सकता है घोटाला करते समय 70 ईयर का था, वो 90 ईयर का हो गया, हो सकता है वो ऊपर ही चला जाए, तब तक कहाँ से लाओगे वो पैसा? नेक्स्ट है रिसोर्स चैलेंजेस, कि भैया सीएजी पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी चीजों को कंट्रोल करे, घोटालों को रोके, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है, मैन पावर इनके पास में कम है। या नेक्स्ट है फिर लिमिटेड प्री बजट रोल्स। जिस इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमने ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है, घोटाले पकड़ने की, करप्शन की, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब की, लेकिन बजट जब बनता है तब इसका हम कोई रोल ही नहीं रखते, तो ये फिर कैसे हम उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे? नेक्स्ट फिर ये कहते हैं कि इससे पहले इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए और भी पहले कई सारी रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, उनमें से कुछ रिकमेंडेशन देख लेते हैं क्या है। एक तो है कि एक्सपेंडिंग द सीएजी's मैंडेट टू कवर पीपीज, ट्रिपल पीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटीज। ये कह रहे हैं कि आप केवल प्रॉपर गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स वगैरह हैं उन्हीं को क्यों रखे हुए उसमें? उसमें आप ट्रिपल पीज को भी रखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया विच आर बीइंग कंप्लीटेड एज पीपीपी मॉडल में बन रहे हैं। मींस उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट कंपनीज का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो भैया उसमें अगर घोटाले होंगे तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, तो उसका भी ऑडिट इससे करवाओ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से उनका भी ऑडिट इससे करवाओ, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बड़े लेवल पर झोल होता है उनमें। ठीक है, प्रोजेक्ट होते हैं छोटे छोटे या बड़े, कितने कैसे भी होंगे किसी और अमाउंट के, और बाद में उनका जो गवर्नमेंट से पैसा ले लिया जाता है, ज्यादा पैसा ले लिया जाता है। तो इसीलिए तो हम कई बार देखते हैं ना कि गांव के जो प्रधान वगैरह होते हैं, है ना, प्रधानी से पहले वो बाइक पर चल रहे होते हैं, और जैसे ही 2 साल हो जाते हैं या प्रधानी के बाद, उनके साथ में सीधी बोलेरो और कार, बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती हैं, जमीन खरीद लेते हैं, शहर में मकान बनवा लेते हैं। ऐसे में कई सारे प्रधानों को जानता हूँ कि प्रधानी के बाद 2-3 साल के अंदर अंदर उन पर बहुत पैसा आ जाता है। कैसे आ जाता है, वो कहाँ से आता है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कैग को। फिर है गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटीज। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिनमें पैसा गवर्नमेंट से जाता है, बहुत सारे एनजीओ को जाता है, तो उनकी भी करवाओ आप इससे सीएजी से ऑडिटिंग। नेक्स्ट, ए अमेंड द सीएजी एक्ट ऑफ 1971। बोला इसमें भी थोड़े अमेंडमेंट करो, मॉडर्नाइजेशन करो इस एक्ट का। फिर है क्रिएट ए कॉलेजियम सिस्टम। ये बड़ा रिकमेंडेशन है। बोला जो सीएजी का सिलेक्शन होता है उसको एक कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू करवाओ, है ना, ये नहीं कि किसी को भी उठा करके गवर्नमेंट सीएजी बना दे। तो ये अगर काम हो गया तो समझो कि काफी बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स हो जाएंगे हमारे सीएजी के इंस्टीट्यूशन में। सो गाइज, ये तो था आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने सीएजी को डिस्कस कर लिया, क्योंकि द हिंदू तो आज नहीं आया था, और इम्पॉर्टेंट वैसा कुछ हमारे लिए ये था क्योंकि काफी टाइम से ये न्यूज में चल रहा है, तो सीएजी से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ में, नए एमसीक्यूज के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।